जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का अपमान हो रहा है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का पद मुक्त होने के बाद अपमान हो रहा है, ये हम भारतवासियों को सोचने की आवश्यकता है। ये सत्ता कितनी गिरी हुई सत्ता है और किस प्रकार के शासक हैं जो कि संवैधानिक मर्यादाओं का भी पालन नहीं करते। देखिए, यह बात बिल्कुल अलग है कि जब धनखड़ साहब सभापति थे राज्यसभा के और जब वो उपराष्ट्रपति थे। चलिए, उपराष्ट्रपति पद तो एक संवैधानिक पद है, उसके खिलाफ ना कभी किसी ने बोला, ना बोलना चाहिए। लेकिन जब वो राज्यसभा के पदासीन सभापति होते थे तो उनका व्यवहार ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल विपक्ष को एक आंख से देखते थे और सत्ता पक्ष को दूसरी आंख से देखते थे और सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए किसी हद तक अपनी कमर को झुका लेते थे। उसका विरोध था, लोगों ने विरोध किया था। जब उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं को एक्सपेल किया था और उन्हें माइक बंद किया था और प्रताड़ित किया था, उनका व्यवहार बिल्कुल गलत था। लेकिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए लोगों ने उनके आदेश का पालन किया और जो भी उन्होंने किया उसका पालन किया। विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जो सरकार ने किया है अब धनखड़ साहब के पदत्याग के बाद, और उस पदत्याग में उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया आई और जिस प्रकार से उन्होंने गोदी मीडिया से प्रतिक्रियाएं दिलवाई, उससे हम देशवासियों को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक गिर सकती है। देखिए, जीवन में तीन प्रकार की स्थिति हो सकती है। कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका सम्मान न करे, और तीसरा जब आपका कोई अपमान करे। देखिए, सम्मान करें तो बहुत अच्छी बात है, सब एक दूसरे का सम्मान करें। विपक्षी दल सत्ता पक्ष का सम्मान करे, पिता पुत्र का सम्मान करे, पुत्र पिता का सम्मान करे, शिक्षक गुरु का सम्मान करे, शिष्य का सम्मान करे, शिष्य गुरु का सम्मान करे। ठीक है, सम्मान करिए, लेकिन सम्मान जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सम्मान न करिए, कम से कम मान न रख पाए तो कम से कम अपमान मत कीजिए। तो एक स्थिति है जिसमें आप सम्मान करें, दूसरी स्थिति है कि ना अपमान करें ना सम्मान करें, मध्यस्थ हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, और तीसरी स्थिति है कि अपमान करें। जगदीप धनखड़ साहब का अपमान हो रहा है। जब से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके घर कोई उनसे मिलने नहीं गया है, उनका फेयरवेल नहीं हो रहा है, उनकी फेयरवेल स्पीच नहीं हुई है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके प्रति सद्भाव नहीं दिखा रहा है, संभाव नहीं दिखा रहा है, संवेदनाएं नहीं दिखा हुआ है। इसका उस व्यक्ति के लिए जो अभी 2 दिन पहले तक एक संवैधानिक पद पे, द्वितीय सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, इसका मतलब यह है कि संवैधानिक परंपराओं का इन लोगों को जरा भी ध्यान नहीं है। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। और अगर इसी प्रकार से हमारे देश में हमेशा हुआ, प्रधानमंत्री गए आए, राष्ट्रपति गए आए, मुख्यमंत्री गए आए, लेकिन आने वाले मुख्यमंत्री ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। लेकिन अगर इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का सम्मान न हो और उनको फेयरवेल न दिया जाए, फेयरवेल स्पीच न देने दिया जाए, कोई उनसे मिलने ना जाए, जबकि उन्होंने त्यागपत्र में लिखा है उनका, और ये कहा जाए क्योंकि वो विपक्षी दलों के नजदीक हो रहे थे इसलिए उन्हें इस बात का दंड मिला। भाई, विपक्षी दलों से अच्छे संबंध बनाना किसी भी सभापति के लिए संसद के अंदर आवश्यक है। संरक्षण की आवश्यकता विपक्षी दल को होती है, सत्ता पक्ष को नहीं होती। सत्ता पक्ष तो ताकतवर होता है, विपक्षी दलों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन चलिए, धनखड़ साहब ने विपक्षी दलों को जब तक कुर्सी पर बैठे रहे वो सम्मान नहीं दिया और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया, लेकिन कम से कम 3 साल तक जिस सत्ता पक्ष के लिए उन्होंने सब कुछ करने के लिए किया और उसके बाद सत्ता पक्ष उनका इस प्रकार से अपमान कर रहा है, ये क्या देश की जनता को स्वीकार्य होगा? ये मैं
इस वार्ता के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं। भाई ठीक है, मर्यादाओं का पालन कीजिए, गुलदस्ता लेके जाइए, उनसे मिलिए, कुशल क्षेम पूछिए, फेयरवेल दीजिए, फेयरवेल उनसे एक एड्रेस करवा दीजिए, जिससे देश की जनता को लगे कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठे थे उनका अपमान नहीं हुआ। लेकिन जो हो रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि अपमान हुआ। देखिए, अब दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब धनखड़ साहब करेंगे क्या? चुप होकर बैठ जाएंगे, या अब क्योंकि वो पद मुक्त हो गए हैं और खाली हैं तो उन परंपराओं का पालन करेंगे जो उनके समाज ने अभी तक किया है? देखिए, जिस समाज से धनखड़ साहब आते हैं और राजस्थान से आते हैं, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है इस बात का। भाई किसी को त्यागपत्र लेना, किसी को हटने के लिए कह देना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसका इस प्रकार से अपमान करना ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों को और उनके समाज को उद्वेलित कर रहा है, और राजस्थान के समाज को तो बहुत ज्यादा कर रहा है। देखिए, जाट समाज के अंदर दो प्रकार की परंपराएं हैं। एक परंपरा है जो चौधरी चरण सिंह ने डाली थी, चौधरी देवीलाल ने डाली थी, और चौधरी सतपाल मलिक ने डाली। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। सत्ता पक्ष जो कांग्रेस पार्टी के जिसके वो सदस्य थे उससे उन्होंने विद्रोह किया था, अलग हुए थे और सत्ता में आ गए थे। संवित सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, चौधरी देवीलाल दूसरे किसान नेता, जाट समाज के नेता, कद्दावर नेता, कांग्रेस के विरोध में उन्होंने राजनीति की, हरियाणा के अंदर उसको स्थापित कर दिया और कांग्रेस को हटा दिया। तीसरे सतपाल मलिक, चलिए वो भी पहले जनता पार्टी में थे, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सेवा की, इसी वजह से उन्हें गवर्नरशिप मिली। लेकिन जब वो गवर्नरशिप से हटे उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने वीरता से अपने समाज और अपनी परंपराओं का निर्वहन किया, उससे लोगों ने कहा कि भाई ये तीन जाट नेता ऐसा हैं जिन्होंने हमारे समाज का मस्तक ऊंचा किया, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और सतपाल मलिक। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी समाज के परंपरा में आगे चलने वाले लोग, एक दुष्यंत चौटाला जो चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र हैं, उन्होंने जिस प्रकार से 10 सीटें जब उन्हें मिली तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। उनका ये गत बना दी भारतीय जनता पार्टी ने कि पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जमानत भी जब्त हो गई, उनके एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी ने उनको खत्म कर दिया। दूसरे चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के साथ बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त था, और उसके बाद अचानक वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए। और आज के तारीख में ये जो हो रहा है धनखड़ साहब का, ये एक इंडिकेशन है कि जो धनखड़ साहब के साथ हुआ, जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ, वो जयंत चौधरी के साथ भी होने वाला है। अब सवाल है कि धनखड़ साहब करेंगे क्या? मुझे जो लगता है, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, एक प्रकार की गोलबंदी हो रही है। जैसे पहले कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, जयराम रमेश ने एक स्टेटमेंट दे दिया था धनखड़ साहब के समर्थन में, लेकिन बाद में पी चिदम्बरम ने जो सरदेसाई जी से बात की, एक वार्ता की, उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। खड़गे साहब ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा है कि ये मामला धनखड़ साहब का और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है और यही निपटे, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये दोनों जाने। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये नहीं पता कि धनखड़ साहब कल क्या करेंगे, फिर वहीं लौट के न चले जाएं और क्या करें, इसलिए कांग्रेस ने सबको धनखड़ साहब पे छोड़ दिया। और धनखड़ साहब, जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं, सूत्रों से मिल रही हैं, और एक घटना और आपको पता होगी हो गई है, आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पवन कल्याण, वहां के, और बड़े फेमस एक्टर हैं, बड़े पॉपुलर लीडर हैं और मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने धनखड़ साहब की बड़ाई कर दी। अब धनखड़ साहब की बड़ाई करने का मतलब यह है कि वो एक स्टैंड ऐसा ले रहे हैं, मतलब जिस सत्ता पक्ष ने धनखड़ साहब को अपमानित किया उसकी बड़ाई करने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश एक अलग दिशा में जा रहा है। जो चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले SIR का विरोध किया और अब पवन कल्याण ने धनखड़ साहब के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश दूसरी दिशा में चल चुका है। SIR जैसे फंस गई है बिहार के अंदर, जनता का आक्रोश दिख रहा है।
तो बिहार भी फंस गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह, बड़े फेमस ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और बहुत बड़ी संभावना है कि वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं और उनका जनाधार है। अब कैसे भी नेता हैं, लेकिन उनका जनाधार है, 5-6 सीटों पे वो अंतर डाल सकते हैं। और वो अमित शाह द्वारा सताए हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसलिए एक नई गोलबंदी बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। धनखड़ साहब ने पिछले 6 महीने से अपना स्टैंड थोड़ा चेंज कर लिया था। वो किसानों की बात करने लगे थे, वो किसानों के बीच में जाने लगे थे। और इसका मतलब यह है कि उन्होंने वही लाइन लेने का प्रयास किया था जो सतपाल मलिक ने लिया था, चौधरी चरण सिंह ने लिया था और देवीलाल जी ने लिया था। और ये बात अखर गई मोदी जी को, सत्ता पक्ष को। ये किसानों की हित की बात कैसे कर सकते हैं? जिन किसानों को 13 महीने हमने तड़पाया और कीलें गाड़ के दिल्ली में नहीं घुसने दिया, उनके हितों की बात कैसे कर रहे हैं धनखड़ साहब? इसलिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया। अब धनखड़ साहब अगर किसानों के बीच में जाते हैं, और सहानुभूति है, राजस्थान के अंदर सहानुभूति उनके प्रति बहुत ज्यादा है, और अगर वो किसानों की राजनीति करते हैं जैसे सतपाल मलिक ने की थी, तो जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का मैथमेटिक्स है वो गलत खराब हो जाता है। देखिए, पूरे देश की राजनीति 2 भाग में है, साउथ और नॉर्थ। साउथ की सीटें कम है, लेकिन साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक कमजोर है। नॉर्थ के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन नॉर्थ के अंदर जो डिलिमिटेशन कराने का निर्णय हुआ है, उसमें साउथ में एक फीलिंग चली गई है कि डिलिमिटेशन में जनसंख्या के अनुसार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़ेंगी, और क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, इसलिए वहां एमपी की सीटें नहीं बढ़ेंगी, उत्तर भारत भर जाएंगी। और ये किया ही इसलिए जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। और इसका चंद्रबाबू नायडू ने भी विरोध किया है और साउथ के सारी स्टेट्स ने विरोध किया है। तो साउथ तो अब एक प्रकार से पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, और धनखड़ साहब का अपमान जिस प्रकार से हुआ है, जिनके समाज के लोग राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है, और अगर समाज का अपमान होता है तो मानी बात है, समाज को खराब तो लगता ही है कि आप मान करें न करें, लेकिन अपमान न करें। और वो अपमान हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। और नड्डा जी ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ उनको ये अधिकार है। एक मंत्री हैं, वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी जो 2 दिन पहले रिलीव हुआ है और जिसने त्यागपत्र दिया है और स्वीकार हुआ है, उसका इस प्रकार से तिरस्कार करना और उनका निषेध करना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा? तो अब जो धनखड़ साहब की पत्नी ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि धनखड़ साहब की अगली जो दिशा है वो क्या है, और ये दिशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरी है। और भारतीय जनता पार्टी की इमारत की ईंटें दरकने लगी हैं, और मुझे लगता है, लेकिन मैं ये निवेदन करूंगा, जब मोदी जी सत्ता से हटें, अमित शाह हटें, तो इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ ना हो जैसे धनखड़ साहब के साथ हो रहा है। वो संवैधानिक पद थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा कर्तव्य है उनका सम्मान अभी भी करें, जब वो सत्ता से उतर जाए तब भी करें। और जो बात अभी 2-3 महीने के अंदर होने वाली है, लेकिन अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। और धनखड़ साहब का जैसे अपमान हो रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है, केवल इसलिए कि वो विपक्षी दलों से उनके संबंध अच्छे हो रहे थे। एक जज की कुर्सी में बैठे हुए आदमी के लिए आवश्यक है कि वो सभी से अच्छे संबंध रखे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो ये कौन ऐसी खता नहीं है जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कोई एक परंपरा रख रही है, धनखड़ साहब का अपमान कर रही है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रही है कि अगर मतांतर हो जाए तो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी सेवानिवृत्त के बाद उसका कैसा अपमान होना चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, आशा है आप भी सहमत नहीं होंगे। ऐसा अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, और कम से कम एक संवैधानिक उच्चतम पद पे बैठे हुए आदमी का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।